नमस्कार। 91.2 एफएम रेडियो केदार पर आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन देवराड़ी। आज रेडियो केदार के खास कार्यक्रम में बारी है भेंट वार्ता की। हर सप्ताह हम अलग अलग शख्सियतों के साथ आपकी मुलाकात कराते हैं और उनके जीवन के विषय में जानते हैं। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो काफ़ी खास है, अहम है और उनसे बात करना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए भी जहां गौरवान्वित करने वाला पल है, साथ ही आप जो हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं, आप लोगों को सुनना भी आवश्यक है। शख्सियत जो हमारे बीच में है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक बड़ा नाम रही हैं। कई राज्यों में उन्होंने प्रिंट मीडिया को खास तौर पे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और उत्तराखंड से खास उनका संबंध है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल आदरणीय दिनेश जुयाल जी। दिनेश जुयाल जी से हम उनके कैरियर को लेकर, उनके अनुभवों को लेकर और आने वाले समय में उत्तराखंड में पत्रकारिता की दिशा को लेकर बात करने जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत कि रेडियो केदार के लिए आपने वक्त निकाला और आप हमारे बीच में आए। और सर के बारे में मैं एक बात और बता दूं कि पत्रकारिता के बाद अब सर ने अपनी दूसरी इनिंग शुरू की है और अब वो पत्रकारिता के छात्रों को अपना कीमती अनुभव बांट रहे हैं और निश्चित रूप से भविष्य में छात्रों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। सर, आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन एक चीज़ मैं समझना चाह रहा था। एक छात्र जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी से पास आउट है, अचानक एक दिन घर पहुंचता है और देखिए, पत्रकारिता की शुरुआत कभी कभी किस अंदाज में होती है कि जिस छात्र के लिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का फॉर्म लिया जाता है उसके बारे में छात्र को जानकारी नहीं होती है, जहाँ तक मुझे पता है। और पिताजी वो फॉर्म देते हैं कि आप ये फॉर्म भरिए और एग्जाम दे के आइए और एडमिशन अगर हो जाए तो एडमिशन करा के आइए। कैसे हुई थी सर वो शुरुआत इस क्षेत्र में? सही भुवन जी, ये एक्सीडेंट ही था एक तरह से। एक्सीडेंटली मैं यहाँ पर पत्रकारिता में आ गया। सच बताएं तो मैं ग्रेजुएशन करता था नैनीताल से, तो कुछ और सपने देख रहा था। वहाँ पर शिक्षा का माहौल ठीक था उस दौर में भी, और लड़के इलाहाबाद रेंजा हॉस्टल की बातें सोचते थे। तो मैं भी सोचा मैं भी सिविल सर्विसेज में जाऊँगा, ऐसा कुछ कल्पना करता था। और आगे मैं एमए के लिए अपने हिसाब से कोर्सेज सोचा था। घर आया तो पिताजी ने बताया कि आपका मैंने एक फॉर्म भर दिया है और वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी में परसों जाना है, वहाँ इंटरव्यू है। तो मैंने किस चीज़ का? बोले जर्नलिज्म का। मैंने बड़ा अजीब सा सवाल, मैंने कहा ये होता क्या है? तो उन्होंने कहा जो पत्रकारिता का है। तो अच्छा, थोड़ा उस बीच थोड़ा अखबारों से परिचय तो था, लेकिन सोचा नहीं था कभी कि मैंने यहाँ जाना है। इस बारे में कभी कोई कल्पना नहीं थी। तो मैं श्रीनगर पहुँचा और परीक्षा दी, पास हो गया, एडमिशन हो गया और पत्रकारिता का 1 साल का कोर्स मैंने किया। डिप्लोमा कोर्स उस समय हुआ करता था, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। तो फिर मैंने एमए इंग्लिश किया और कुछ और सोचने लगा। मैंने कहा चलो भाई, पुरोहित सर मुझे बहुत अच्छे लगे, डॉक्टर DR पुरोहित। तो उनको देख करके मुझे लगा ठीक है, मैं भी एमफिल करता हूँ, मुझे भी प्रोफेसर बनना है। ऐसा एक दूसरे सोचने लगा। लेकिन इस बीच मैं शादीशुदा हो चुका था, ब्याह हो चुका था। तो ये भी था कि अब मुझे जिम्मेदार आदमी होंगे तो मुझे कुछ करना भी है जीवन में, रोजी रोटी का भी जुगाड़ करना है। और बस वो फिर वहाँ से कहानी ही कुछ बदल गई। अचानक मेरे एक मित्र जो मेरे साथ सहपाठी थे पत्रकारिता में, अरविंद उप्रेती, बड़े भाई भी रहे, मेरे दोस्त भी रहे। तो उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी कि भाई अगर पत्रकारिता करें तो चले आओ जबलपुर। और जबलपुर पहुँच गए और कहानी शुरू हो गई। हितवाद नाम का अखबार था। फिर उसके बाद मुंबई और फिर दिल्ली, जी हाँ, फिर मेरठ, उसके बाद मुंबई करंट में रहा। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म था करंट, महावीर अधिकारी जी के नेतृत्व में हमने काम किया। और लेकिन दुर्भाग्य से वो बंद हो गया। फिर कुछ दिन दिल्ली में धक्के खाए और प्रभात खबर लॉन्च हुआ 84 में रांची से, उसमें काम करने का मौका मिला। तो वो वहाँ तब तक की पत्रकारिता में थोड़ा बहुत मेरी समझ विकसित हो चुकी थी। और फिर भी करियर की शुरुआत में असल में प्रभात खबर से ही मानूंगा। सर, मुख्यतः जो दिक्कतें सामने आती हैं उसमें मैंने ये चीज़ देखा है कि पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जब आप अपना कैरियर शुरू करते हैं और शुरुआती 2-4 साल जहाँ पे आपको चीज़ों को नए तरीके से समझना होता है, तो वो काफ़ी स्ट्रगल के दिन हुआ करते हैं। तो वो जो एक सिलसिला चला था कि जबलपुर, फिर उसके बाद मुंबई, फिर वापस दिल्ली, मेरठ, उस समय ये सोचा था कभी कि अब जब मैं रिटायर होके जाऊंगा तो शायद संपादक की पोस्ट से रिटायर होके जाऊंगा? नहीं, देखिए, एक मैं उसको अच्छी बात मानता हूँ
और वो हमारे पहाड़ के हिसाब से है कि आपको पहाड़ की चोटी पर जाना है, लेकिन अगर आप चोटी को देखोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर आप एक एक कदम पर ध्यान दोगे तो आप चढ़ जाते हो। मैंने कल्पना भी नहीं की थी मैं कभी संपादक बनूंगा, और ठीक है, पत्रकारिता सीख रहा हूँ तब तक। जैसे जब मैं अमर उजाला में आया, यानी कि 88 के बाद जो मेरी नई यात्रा शुरू हुई बिहार से यहाँ आने के बाद, तो मैंने अमर उजाला में काम करता चला गया। बस एक चीज़ जरूर थी मुझे, शुरुआत में कई तरह की दिक्कतें, कई बार हुआ कि मन छोड़ दूँ पत्रकारिता, कुछ और करूँ। मेरे फादर ने कई बार मुझे कहा कि यार तू अब बीएड कर और टीचिंग लाइन में आ जा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं। अब उस समय तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी पत्रकारिता में। जब हमने ज्वाइन किया जबलपुर, तो उस समय एक उप संपादक की सैलरी 500 रुपये थी। मेरी पहली सैलरी 200 रुपये थी। उस 200 में तो गुजारा नहीं होता था, तो फिर मैंने उनसे एक्स्ट्रा काम लिया, संपादक के बीच में लिखना शुरू किया। तब मैं कुछ तरह 400-500 रुपये कमाता था। तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि जैसे फादर एक्सपेक्ट करते थे कि भाई एक आदमी गया है कमाने वाला, पहाड़ का आदमी यही सोचता बाहर गया था, तो कमाने वाली स्थिति नहीं थी उस दौर में। अच्छा, आपको सर जो मीडिया का जितना मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत, तो साधारण में मैं कह रहा हूँ कि आप लॉन्चिंग टीमों के बड़े हिस्से रहते आए हैं। जी जी, जहाँ लॉन्चिंग हो तो आप और आपकी टीम को वहाँ पे भेजा जाता था। जबलपुर में ज्ञानू की लॉन्चिंग, मुंबई में करंट की रीलॉन्चिंग मैगजीन फॉर्म में, रांची में प्रभात खबर की लॉन्चिंग। अमर उजाला में जब मैं आया तो मुझे कानपुर जब 92 में शुरू हुआ तो मुझे लॉन्चिंग टीम में भेजा गया, और उसके बाद तो जो अनुभव रहा, हमारे जो समय के अमर उजाला के डायरेक्टर थे उनको शायद मेरा काम पसंद आया, तो मैं वो भाग्यशाली आदमी जिसको सबसे कम उम्र में का संपादक बना। मैं 93 में मेरे को संपादक का प्रभार उन्होंने सौंप दिया था। और उसके बाद फिर एक नया चैलेंज मेरे पास है, हिमाचल लॉन्च हुआ, अमर उजाला ने वहाँ लॉन्च किया, और वहाँ मेरे को चैलेंज ये दिया गया कि हिमाचल में आपको ही चलाना है। तो मैं वहाँ पर संपादकीय प्रभारी के तौर पे मैंने उसका वो भी चलाया, और बढ़िया रहा वो। वहाँ मैंने 3 साल में नंबर 1 हो गए लॉन्चिंग टीम में। सबसे ज़्यादा मुश्किलें कहाँ आई सर? कौन सा वो लॉन्चिंग थी जिसमें आपको लगा कि अब मामला फंस सकता है? देखिए, जब मैंने अमर उजाला छोड़ा 2003 में, और मुझे हिंदुस्तान में मैं ज्वाइन किया लखनऊ, और मुझे उत्तराखंड में लॉन्च करने का दिया गया कि आपको उत्तराखंड में हिंदुस्तान लॉन्च करना है। मुझे नई टीम बनानी थी, पूरा सेटअप नया तैयार करना था। मेरा होम स्टेट था, अपने नगर में देहरादून में काम करना था। तो मुझे लगा सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम मेरे लिए वही था कि मुझे अपने घर में अपने आप को प्रूव करना सबसे मुश्किल होता है, कि घर का जो भी जोगना वाली बात होती है, लोगों का व्यवहार और ये सब करके। और जो हिंदुस्तान में जो सीनियर्स थे, मृणाल जी थी हमारे सीनियर, तो जब जो हमारी बातचीत हुई तो मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम 6 महीने 7 साल भर में 15,000 कॉपी तो कर ही लेंगे देहरादून में। लेकिन हमने उसको चैलेंज की तरह लिया, काम किया, ठीक ढंग से रिसर्च की, और हम लोग पहले ही क्वार्टर में 60,000 कॉपी हमारी हो गई थी। तो दरअसल ये है कि चैलेंजिंग था। तो जब लगता है आपको काम चैलेंजिंग है तो आप ऊर्जा भी बाहर निकालते हैं। तो वो चैलेंजिंग था मेरे लिए सबसे ज़्यादा, और उस काम को मुझे करने में बड़ा मजा आया, क्योंकि पूरी ऊर्जा लगाई और सक्सेसफुल रहा फिर मिला करके। दिक्कतें आई, बहुत दिक्कतें आई। सर, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक संपादक के तौर पे काफ़ी उपलब्धियाँ आपकी रही हैं, लेकिन एक रिपोर्टर के तौर पे मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ हो, या कोई ऐसी खबर आपने कवर की हो जिसको आप आज भी याद करते हो कि वो एक बड़ी खबर थी और उसको आप अपने मतलब यादों में रखे हुए हो? तो एक बार जब एक जगह है चित्रकूट में, गबदेला जंगल में डकैतों ने गैंग रेप किया था। वो जिस दिन अमर उजाला लॉन्च हुआ था उसके नेक्स्ट डे, और आधी रात को 12 बजे मुझे कहा जाता है कि भाई ये तो बड़ी स्टोरी। मैंने भी कहा, जब मुझे खबर, मैंने कहा ये तो सिंगल कॉलम खबर लग रही है, इतनी सी बड़ी इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा इसको तो भाई अगर 12 महिलाओं से रेप हुआ है तो बड़ी खबर है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे होगा, बहुत दूर होता, उस समय रास्ता भी खराब था। तो हम अर्ली मॉर्निंग निकल के जंगल में गए, जंगल के बीच में वो इलाका है। तो वो वहाँ जा कर के हम जब बांदा पहुँचे, हमने पुलिस को
मुख्यालय से हमने पता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन घटना तो हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने अपने चित्रकूट में अपने सीओ को अलर्ट किया। सीओ हमसे पहले वहाँ पहुँच गया। तो उस रात, वो शाम, मतलब पूरा उस गांव में जाना, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करना, एक दादुओं का डर, डकैतों का डर, जो बड़ा वीरान सा हो गया बिहाड़ इलाके, उसमें जाना। उसके बाद फिर पुलिस का जो एटीट्यूड था, उसको रात को जब हम लौटे तो अंधेरा हो गया था। उस खबर को जैसे तैसे 10 बजे हमने इन्फॉर्म किया कि डिटेल्स, फ़ोन से डिटेल दी। उस समय तो मोबाइल थे नहीं, तो एक वो अनुभव था। आपने कहा अच्छा जो हो रहा है, लेकिन कई छोटी छोटी खबरें हमने करी हैं, जो रिपोर्ट हमने करी है, इम्पैक्ट स्टोरी। देखिए, एक और जो मुझे दिल के करीब जो मेरी खबर है, जो सीरीज रही है पूरी उसको, तो वो एक 2014 का चुनाव में बरेली में एक दलित वोटर था, हरि सिंह जाटव। तो उसको वोट डालने से मना किया वहाँ के लोगों ने, और झगड़ा हुआ। तो उसने कहा मैं अपने आप को आग लगा दूंगा। उसने पर बात थोड़ी देर में आया, आग लगा दी अपना, पर इस तरह जला कि उसकी वहीं पर स्पॉट मौत हो गई। अब उस दिन तमाम प्रेशर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर के तमाम, भी तो बड़ी खबर हो गई। लोकतंत्र का पर्व है, और जिनके लिए पर्व है कोई आइए एक आदमी आहुति दे देता है तो बड़ी खबर है। तमाम तरह का प्रेशर की खबर नहीं लगनी है। तो डीएम हमारे मित्र थे, तो मैंने कहा भाई देखो, आप अपना वर्जन दे सकते हो, लेकिन ये खबर तो लगेगी। तो बोले सिंगल कॉलम और लोग छाप रहे हैं, आप भी छाप दीजिए। मैंने कहा ये कैसे छापना है, ये आप मेरे ऊपर अच्छा, ये सर एक चीज आप थोड़ा सा यहाँ पे रोकना चाहूंगा। मतलब आप जो आपने शुरुआत की थी और जिस दौर में शुरुआत की थी, वो तो ठीक था कि आप संपादकीय स्तर पर और लॉन्चिंग वगैरह, लेकिन जब संपादक बनने के तौर पे आपको लगता है कि, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को आज के तत्कालीन समय के अनुसार ले रहा हूँ, कि कोई भी जिलाधिकारी अगर इस टाइप से करने लग जाए और पूरा कहने लगे कि वहाँ तो सिंगल कॉलम छपेगी, इस तरह से एक बैलेंस करने की प्रवृत्ति आई है, होता है खबरों में। नहीं, वो ऐसा होता है। देखो, उनको अपनी पोजीशन बचानी है। बहुत बड़ा मामला है इस तरह की, इस घटना का। नहीं, रिपोर्टर को तो ये लगता है ना हमेशा कि भाई कि मेरी खबर नहीं पब्लिश हुई, या नहीं, वो खबर कई और भी बहुत सारी खबरें ऐसी जहाँ इस तरह का प्रेशर मैंने बहुत बार झेला, और मैंने उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया इस तरह के प्रेशर को। मेरे अखबार में, सिर्फ मेरे अखबार में वो फ्लायर था फ्रंट पेज पे, बाकी अखबारों ने वाकई उस खबर के साथ अन्याय किया था, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था। सुबह जब मैंने रिपोर्टर्स से पूछा तो उसको वहाँ कौन जाएगा, तो लोग कन्नी से काटने लगे। मैंने कहा ठीक है। मीटिंग खत्म करके मैं खुद उस गांव गया, और उस गांव में जब मैंने देखा कि उसका परिवार एक झोपड़ी में रह रहा व्यक्ति, उसकी विधवा, उसकी बच्चियां, एक बच्चा, बूढ़ी माँ, तो वो जो पीड़ा थी वो हिला देने वाली थी। तो हमने फिर सेकंड मैंने फॉलो अप अगेन फ्लायर दिया मैंने उसको, और मेरी स्टोरी का हेडिंग था हरि सिंह जाटव मारा गया, क्या फर्क पड़ता है। ये मैंने दिया था कि जो संवेदनशीलता हो गई है समाज में, कि ठीक है यार, एक जाटव तो है। एक लोग ऐसा समझते हैं कि जो कमजोर वर्ग को, कि ये तो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। और जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रीट किया, जिस तरह पॉलिटिकल लीडर्स ने ट्रीट किया, जिस तरह समाज ने उसको ट्रीट किया, तो वो मेरे को पीड़ा ये भी थी। दूसरे अखबारों ने जैसे उसको ट्रीट किया, उसको लेकर पीड़ा, उस पीड़ा को मैंने उस दिन निकाला। और उसी दिन मैंने अमर उजाला के डायरेक्टर्स को फ़ोन किया। मैंने कहा साहब ऐसा कि मैं इसके लिए फंड रेज करना चाहता हूँ। तो वो ही वॉज काइंड इनफ, राजुल माहेश्वरी जी, उन्होंने कहा बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रयास आप करिए। उन्होंने ऐसा कि आप 31,000 मेरी ओर से डाल दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। वन जी, वो मैंने उस स्टोरी को किया, उसका जो ह्यूमन एंगल है, उसके पहलू, बच्चे की पीड़ा, उसका घर बिखरा हुआ सारा कुछ, उन सब चीज़ों को समेटते हुए मैंने फ्रंट पेज की स्टोरी के अलावा एक फुल पेज कवरेज दिया विद फोटोग्राफ्स नेक्स्ट डे। मेन थ्रस्ट मेरा यही था कि हरि सिंह जाटव मर गया, क्या फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैंने उसमें एक छोटा इंसर्ट दिया था, अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो मदद करें। एक छोटा इंसर्ट दिया, और हमने अमर उजाला ने इस तरह से शुरू कर दिया। हमने ये 31,000 से इसकी एक फंड शुरू करते हैं, इस परिवार को बहुत ज़्यादा मदद की जरूरत है। एक दिहाड़ी मजदूर था, खाने के लिए अब इन पर लाले, इनका बच्चों का क्या होगा। तो साहब उस खबर पे जो रिएक्शन हुआ, देखिए बीजेपी वाले ठंडे थे, बसपा वाले जो दलित हितों के बाद, वो बहुत देर में आगे आए। तो अगले फॉलोअप्स में मैं सबको मैंने खूब कुरेदा, हाँ सबको कुरेदा। लेकिन साहब बहुत शानदार नतीजा था। सेकंड डे वो पीपली लाइफ बन गया। वो छोटी झोपड़ी में लोग अनाज लेके जा रहे हैं,
बच्चों के कपड़े लेके जा रहे हैं और फल लेके जा रहे हैं, किताबें लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैंने सारा उनकी हैसियत उसमें लिख दी थी। और वो 3-4 दिन तक हमारी वो स्टोरी चली। पहला चेक मैंने 5 लाख रुपए का उस महिला को दिया, उस वीरवती महिला को दिया, लेकिन संतुष्टि हुई कि मैंने काम किया, छोटा सा काम किया, लेकिन इस छोटे से काम से ये इसका भला होगा। ऐसी बहुत सारी स्टोरी, ऐसी अब करके गिनाऊंगा तो मतलब 10-15 स्टोरी हैं, तो मेरे ख्याल से इतना एक स्टोरी काफी अच्छी कहा तो मैं काफी। सर अब सवाल थोड़ा सा हम आपके जो आपने बताया कि देहरादून में हिंदुस्तान अखबार की लॉन्चिंग का वक्त था और एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था, और चैलेंज इसलिए भी था कि आप इसी उत्तराखंड राज्य के निवासी भी हैं, पौड़ी जनपद में आपका जन्म हुआ है। उस समय उत्तराखंड बने हुए 2-3 साल ही हुए थे, और उत्तराखंड में एक जो जनपक्षी पत्रकारिता है उसकी सख्त जरूरत महसूस भी की जा रही थी। कैसे उस चीज़ को फिर आपने, कैसे कंटेंट को उठाना है, कहाँ कौन सी स्टोरी को करना है, क्या उस समय डिसाइड हुआ था? देखिए मोहन जी, ये मैंने कहा कि मेरी परीक्षा थी, और लोगों को ये लग रहा था कि यार ये बंदा क्या करेगा करके। हिंदुस्तान में मैं नया था, अमर उजाला वाले मेरे को से वाकिफ थे कि एक बंदा लड़ देता है, लेकिन हिंदुस्तान के लीडर्स को इतना यकीन मेरे ऊपर नहीं था। तो फिर मैंने कहा मुझे अपने ढंग से काम करना है। तो यहाँ पर हमने एक टीम बनाई, कुछ जागरण से लोग लिए, कुछ अमर उजाला से, कुछ बाहर से आए, कुछ कॉर्पोरेट से, कुछ रिकमेंडेशंस थी, वो सब करके। तो हमने क्या किया, सारी टीम के लोगों को, ज़्यादातर लोग अपने उत्तराखंड के थे, थोड़े से लोग बाहर के थे, तो हमने उनको, मैंने कहा देखो शाम को आप जिस जिले के, उस जिले को गोद ले लो एक तरह से। आप न्यूज़ मेकर को आइडेंटिफाई करिए, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करिए। ये आपके पास रिहर्सल के लिए 1 महीना है। इस 1 महीने में आपको स्टोरी प्लान तैयार करना है। अपने नए मुद्दे जो लोग कर रहे हैं पत्रकारिता, उसके हट के हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे, ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करें, उन पर करें, और उस एक एक्शन हो। यानी कि जो एक जन सरोकार से हम कैसे उनको पकड़ें, हम कैसे उनके साथ में चलें। तो मेरे ख्याल से हमारी प्लानिंग ठीक थी। उसके अलावा मेरा एक कॉलम चलता था 2 टूक, छोटा सा कमेंट होता था फ्रंट पेज में, टॉप में पहले कॉलम में लगता था। उस 2 टूक में एक भाव होता था, कई बार गुस्सा होता था, कई बार पुचकार होती थी जो कोई अच्छे काम के लिए होती थी। सिस्टम ज़्यादातर मेरे निशाने पर होता था कि सिस्टम क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो लोगों को लगा कि यार आवाज़ ठीक हो रही है, ऐसा लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। कमल जोशी थे कोटद्वार में, बहुत सारे मित्र मेरे, उस कॉलम की वजह से बहुत सारे मित्र बने जिन लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और फिर वो अपने इनपुट देने लगे मुझे। इवन भुवन चंद खंडूरी जी उस समय सीएम थे, और एक दिन वो सरकार के सीधे हर चीज़ के लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है, उनको कई चीज़ें सरकारी के स्तर पर ठीक हो सकती। तो भुवन चंद खंडूरी जी ने का फ़ोन आया, उन्होंने कहा भाई दिनेश, उनका इंटरव्यू में ले चुका था एक बार, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कि बेटा ठीक है, आपका काम है सरकार को कटघरे में करना, आप करें, और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, अपने आप जिस तरह काम कर रहे हो और उसको आप करते रहिए। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये नहीं कहा कि उसको मत छापो। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने कहा नहीं, बंदा इस तरह से एक सीएम, अदरवाइज तो खबर रोकने के लिए सबको कहते हैं, लेकिन सीएम अप्रिशिएट कर रहा है। तो फिर मैं उनसे मेरा मिलना जुलना शुरू हुआ। एक दिन की का अखबार मैंने हेडिंग था उसका, कड़क हुई है सरकार, ऊँचे वाले अपने जनरल साहब, तो उनका फोटो ले गया। तो मेरी 8 खबरों पर इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट स्टोरीज। अच्छा, लीड वही बनाई, खबरें थी, हमने इश्यूज दिए, अस्पताल के बीमार का, पानी ना आने से लेके इस तरह लेके। उस समय एक इश्यू वो भी था जो पेट्रोल डीजल हाइक था, स्टेट गवर्नमेंट उसको कम कर सकता था अपना उससे शेयर करके, तो वो भी उनने स्टेप उठा लिया। तो खंडूरी जी ने एक तरह से मेरी पत्रकारिता में मदद करी। मैं कह सकता हूँ कि अगर सरकार आपको रिस्पॉन्ड कर रही है तो अप्रिसिएशन सरकार को भी मिलेगा, तो क्रेडिट आपको ही मिलता है। तो वो उस दौर में इस तरह कुछ चीज़ें होने लगी, अच्छी हुई। तो शायद यही वजह थी कि लोग, लीडरशिप बढ़ी हिंदुस्तान की। भाई अमर उजाला के करीब हम लोग देहरादून में पहुँच गए थे उस दौर में, आज जो भी स्थितियाँ हों, और मेरे पास संसाधन नहीं थे। मुझे ये कहा गया था आपको देहरादून और हरिद्वार फोकस अखबार में, क्योंकि बिजनेस वहीं पर था, और कुमाऊँ हमको बाद में करना है। तो मैंने कुमाऊँ भी जबरदस्ती कुमाऊँ में ऑफिस खुलवा, हल्द्वानी में ऑफिस खुला है। तब हम इससे मेल से खबरें लेते थे,
कोई किसी अलग अलग फॉन्ट पे भेजते उनको मैं कन्वर्ट करता था, फिर खबरें बनाता था। आप समझ लो कितना दुष्कर कार्य है, एक एक फाइल लेना मेल से, फिर उनको कन्वर्ट करना। जिलों के लिए बजट नहीं दिया, तो मैंने जिलों के रिपोर्टर्स को कहा, मैंने कहा भाई देखो, आपको पत्रकारिता का शौक है, देखो पहाड़ में एक चीज़ है कि यहाँ जुनूनी लोग थे उस दौर, मेरे दौर में तो थे, आज थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वो ऐसे लोग मेरे कुछ साथ थे मेरे, तो उन लोगों को एक मामूली खर्चे पर, कंप्यूटर मेंटेनेंस का एक छोटा सा 1,500 रुपये का खर्चा है, थोड़ा सा उनको उनका अपना मान दिया, उतने में मेरे साथ लोगों ने सहयोग किया। तो मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज, जितने भी ये भाई थे जिन्होंने उस समय मदद करी, वो मदद ही है मेरे लिए कि उनने बहुत आंशिक उसमें मदद करी। तो उनकी बदौलत ये चैलेंज हम लोगों ने स्वीकार किया, और कुल मिलाकर के मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की लॉन्चिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि उत्तराखंड में चूंकि पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था जी, और बड़े क्षेत्र में विधानसभाएं फैली हुई थी, आपके लोकसभाएं का क्षेत्र था, तो जो न्यूज़ मेकर थे वो मोस्टली जो नेता हैं, विधायक, सांसद या फिर ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हुआ करते थे। एक यहाँ नया चलन देखने में आया था जब उत्तराखंड आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और उस समय अखबारों में जो धरने प्रदर्शनों की खबरें तो छोटी होती थी, लेकिन उसके पीछे जो 15-20 आप नाम दे दिया करते थे लोगों के, तो वो एक शुरुआत थी न्यूज़ मेकर बनाने की आम आदमी को। वो आइडिया कैसे आया था सर कि आम लोगों से जुड़ना है? एक्चुअली इस तरह का एक्सपेरिमेंट मैंने हिमाचल में कर चुका था। हिमाचल में जब हमने अमर उजाला लॉन्च किया, तो उस समय वहाँ पर यही पत्रकारिता थी। पत्रकार खबर माने नेताजी, धूमल साहब हैं तो शांता कुमार जी हैं, तो वीरभद्र सिंह जी, इस तरह के जो बड़े नेता हैं, उनके आसपास पत्रकार मंडाते थे, उनका बयान खबर बनाते थे। जो कुछ छोटे स्तर पे आ जाएंगे, वो नड्डा के पास चले जाएंगे, कोई बरागटा के पास चले जाएंगे, तो और उनसे अपने अपने नेताओं की खबरें छपवाते थे। मैक्सिमम खबरें यही होती थी, पब्लिक किस हाल में है, व्यापार कैसे चल रहा है, स्कूल कॉलेज का क्या हाल है, जो ये टीचर्स क्या कर रहे हैं, ये खबर ही नहीं है क्या है, मतलब कृषि, खेती, बागवानी, जबकि वहाँ बहुत कुछ काम हो रहा था। नौड़ी में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का काम कर रही, पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी क्या काम कर रही, ये सरोकार की चीज़ें नहीं थी। तो और जो लोग, कुछ लोग उद्यमी हैं पहाड़ में, अलग क्या क्या नए ढंग से काम कर रहे हैं, वहाँ भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। एग्रीकल्चर में बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, हॉर्टिकल्चर में बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ। तो हमने कहा खबरें तो यहाँ हैं। तो हमको, अपने टीम को मैंने यही किया था कि भाई देखो, हमने जहाँ जहाँ भी जाते, मैं जिलों में मीटिंग हमारी होती थी, स्टेट हेडक्वार्टर में मीटिंग होती थी, तो एक ही बात हम कहते भाई अपने नए न्यूज़ मेकर चाहिए हमको। तो हमको ऐसे लोग उठाने हैं जिनका प्रभाव समाज पे है, और जिनको उनको प्रमोट करना है। अगर इन चीज़ों को हम तराशते हैं, धो पोंछ के जनता के सामने रखते हैं, तो इन पे एक प्रेशर आएगा। एक तो ये अच्छे काम करेंगे, क्योंकि अच्छाई के लिए प्रेशर करेंगे, इनकी अच्छाई की हम प्रशंसा कर रहे हैं, तो इनको प्रेरित होंगे और अच्छा करें। दूसरी बात यह है कि ये लोग इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, इनको जब इनको छापेंगे तो इनके चाहने वाले भी पढ़ेंगे, एक बार ये भी पढ़ेंगे। आई थिंक दैट वाज द रीजन, यही कि वजह थी कि हम लोग 3 साल में नंबर 1 बन गए हिमाचल प्रदेश में। तो वो फॉर्मूला हमने यहाँ पर भी अपनाया, उत्तराखंड में अपनाने की कोशिश की हमने कि नए न्यूज़ मेकर बनाओ, और बने भी। तो नए न्यूज़ मेकर हमने बनाओ। लेकिन सर आज चूंकि अब आप एजुकेशन लाइन में आ गए हैं, तो सवाल ये है कि जो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि न्यूज़ मेकर चेंज कर दो, न्यूज़ मेकर को आप दूसरी जगह शिफ्ट करके ले आए थे, आज आपको लगता है कि वो न्यूज़ मेकर जो आपने बनाया था वो तो पीछे छूट गया, लेकिन फिर वो दौर वहीं चला गया, अब न्यूज़ मेकर फिर वही नजर आने लगे हैं? एग्जैक्टली जी, आज जो हमारी हताशा की, जो मेरी एज ए जर्नलिस्ट हताशा की वजह है, वो यही वजह है कि हम फिर से वहीं पहुंच गए। आज मैंने रिटायरमेंट की कुछ समय बाद तक अखबार खरीदा, उसके बाद अखबार मेरे घर में अखबार नहीं आता। मैं अपने मोबाइल में इंफॉर्मेशन देख लेता हूँ, इसमें मेरी पूरी दुनिया देख लेता हूँ सारा कुछ, लेकिन अखबार में अपने नहीं लेता हूँ। अखबार वाले मित्र मेरे को माफ़ करें, उनकी अखबार खबरें मैं पढ़ लेता हूँ, जो जिनकी खबरें मुझे पढ़नी है, अखबार वाली खबरें भी आजकल PDF आ जाता है, सब आ जाते हैं।